हिजबुल्लाह ने टीवी 9 से की एक्सक्लूसिव बातचीत। हिजबुल्लाह ने टीवी 9 से कहा, इजरायल की तरफ से कोई गलती हुई तो अंजाम गंभीर होगा, इजरायली हमले का जवाब भीषण होगा। हिजबुल्लाह की तरफ से यह बयान जारी किया गया है। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुमित, यह पहली बार है कि लेबनान के बाहर किसी मीडिया से हिजबुल्लाह ने इस तरह से ऑफिशियली बात की है। क्या कहा गया है हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायल को लेकर, या इजरायल की जो संभावित इजरायल का संभावित हमला है, अटैक है, उसको लेकर? देखिए, ये बात तो तय है। आपने और मैंने देखा रवि की पिछले कल से ही लगातार हिजबुल्लाह ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी। इजराइल की तरफ से कहा गया कि देखिए, इजराइल बेरूत में या फिर आसपास के इलाकों में जो हेडक्वार्टर्स हैं, जो मेन बिल्डिंग्स है हिजबुल्लाह की, उनको टारगेट करेगा। लगातार हमारी उनसे बातचीत हुई, हमने उनसे पूछा कि आखिरकार क्या रिस्पॉन्स होने वाला है हिजबुल्लाह का। हिजबुल्लाह ने इस बात को साफ तौर पर कहा कि अगर हमारी किसी बिल्डिंग के ऊपर अटैक हुआ, अगर हमारी किसी भी लोकेशंस पे बेरूत के आसपास अटैक हुआ, तो फिर निश्चित तौर पर हम भी बड़ा जवाब देंगे। और देखिए, इस बात को लेकर व्हाइट हाउस ने भी अपनी गंभीरता जाहिर की है कि व्हाइट हाउस ने कहा कि अगर बेरूत के आसपास किसी भी जगह को टारगेट होता है तो जो बड़ा जखीरा है हिजबुल्लाह के पास लाखों मिसाइलों का, वो लगातार वो इस्तेमाल कर सकता है इजराइल के कई पार्ट्स के ऊपर। तो निश्चित तौर पर अब ये देखना होगा कि आखिरकार इजराइल का रिस्पॉन्स क्या होता है। यही बात हिजबुल्लाह भी कह रहा है कि हम देख रहे हैं कि आखिरकार इजराइल का रिस्पॉन्स क्या होता है, उसी के बाद हमारे काउंटर मेजर्स, हमारे काउंटर अटैक्स तैयार किए जाएंगे। तो ये एक तरीके की एक वॉच है, वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। लेकिन ये जरूर है कि अगर इजराइल की तरफ से कुछ बड़ा किया गया तो निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह भी जवाब देगा। और फिर आप कह सकते हैं कि ये जंग ऐसे मुकाम पर आ जाएगी जहां पर ना सिर्फ इसकी जद में इजराइल और लेबनान होंगे, बल्कि मिडिल ईस्ट के कई देश भी आ सकते हैं। बिल्कुल, और मिडिल ईस्ट के साथ साथ अमेरिका तक भी इसकी आंच जा सकती है। आप हमारे साथ बने रहिए सुमित, लौटेंगे आपके पास। और देखिए, मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की चिंगारी भड़क रही है। लेबनान पर इजरायली हमले के बाद हिजबुल्लाह भी बौखलाया हुआ है। हिजबुल्लाह के एमपी ने भी इजरायल को धमकी दी है। हिजबुल्लाह ने इजरायल को धमकी दी है और लेबनान से युद्ध छेड़ने पर इजरायल खत्म हो जाएगा, यह कहा गया है। लेबनान के साथ जंग इजरायल का अंत होगा, हिजबुल्लाह के एमपी का यह कहना है। और इजरायल पर हमले को लेकर हिजबुल्लाह की बड़ी तैयारी, घातक हथियारों से जंगी ट्रेनिंग, डमी ठिकानों को निशाना बनाया। इस ट्रेनिंग के माध्यम से बड़ी तैयारी का दावा किया जा रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से। तो हिजबुल्लाह की बड़ी तैयारी है इजरायल पर हमले को लेकर, यह पूरी प्रिपरेशन है। घातक हथियारों के साथ ये ट्रेनिंग दी जा रही है। डमी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस ट्रेनिंग के दौरान तस्वीरें जो सामने आई हैं उसमें साफ पता चल रहा है कि एक बड़े युद्ध की तैयारी हिजबुल्लाह की तरफ से भी की जा रही है। और जिस तरह से इजरायल की तरफ से चेतावनी दी गई है हिजबुल्लाह को, उसके बाद से यह वीडियो अपने आप में बता रहा है कि हिजबुल्लाह भी जानता है कि ऐसा हमला हुआ तो उसे क्या करना है। और ये तैयारी, ये तस्वीरें उसी की नजर आ रही हैं। अब आपको बताते हैं कि इजरायल पर हमले को लेकर हिजबुल्लाह ने क्या क्या तैयारी की है। तो इराक, सीरिया और ईरान में बड़ी तैयारी है। और आपको बता दें कि 2,50,000 ट्रेंड सैनिक युद्ध के लिए तैयार हैं। इजरायल के खिलाफ हिजबुल्लाह की भी बड़ी तैयारी है। इजरायली सीमा पर 1,50,000 मिलिशिया लड़ाके तैनात है और नसरुल्लाह ने युद्ध की रणनीति बनाने के लिए मंजूरी दी है। और सीमा के पास टैंक, रॉकेट सिस्टम और घातक हथियार भेजे जा चुके हैं। तो यह बड़ी तैयारी की जा रही है हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायल पर हमले के लिए। और इस बीच देखिए, एक और बड़ा अपडेट है। इजरायल में हिजबुल्लाह के हमले के बाद लेबनान में विध्वंसक हमला। इजरायली सेना ने लेबनान में मचाई तबाही और दक्षिणी लेबनान के शिहेने पर एयर स्ट्राइक की गई। लेबनान के यारून पर ड्रोन से अटैक हुआ है। तो इजरायल ने भारी तबाही मचाई है। यारून की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन से यह हमला किया गया है इजरायल की तरफ से। हालांकि ये सभी शुरुआती तस्वीरें हैं। एक बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है इजरायल की तरफ से लेबनान के ऊपर। और इस बीच देखिए, रात भर दक्षिण लेबनान में बारूदी बारिश होती रही, रात भर हमले होते रहे, ये जानकारी सामने आ रही है। और इजरायली सेना ने कई इलाकों में बमबारी की है। बेरूत के आसमान में गरजे फाइटर जेट्स। इजरायली हमले में लेबनान में भीषण तबाही हुई है और बेरूत एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रद्द कर दी गई।
और एक और बड़ा अपडेट, उत्तरी लेबनान में इजरायली सेना का हमला और शतुला इलाके में रॉकेट से अटैक किया गया। रिहायशी इलाके पर गिरा ये रॉकेट, तो रॉकेट से ये हमला किया गया। शतुला इलाके पर ये हमला किया गया है। जी हां, तो इजरायल पर हिजबुल्लाह के हमले के बाद आईडीएफ ने लेबनान में तबाही मचा दी है। एक एक तस्वीरें सामने आ रही हैं उसकी। लेबनान में रात भर भीषण बमबारी की गई और दक्षिणी लेबनान के शहीने पर एयर स्ट्राइक की गई है आईडीएफ की तरफ से। और लेबनान के यारून इलाके में ड्रोन से हमला किया गया। बेरूत के आसमान में गरजे फाइटर जेट्स, यानी कि फाइटर जेट्स को भी यहां पर इंगेज किया गया। उत्तरी लेबनान में भी इजरायली सेना का हमला और इजरायली हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। और इस बीच देखिए एक और अपडेट है। देर रात दक्षिणी लेबनान में मिसाइल से अटैक हुआ है। इजरायली सेना का एतारोन शहर पर भीषण हमला और हमले में कई लोगों के हताहत होने की खबर सामने आ रही है। और इस बीच तेल अवीव में नेतन्याहू की अहम बैठक। जी हां, सुरक्षा कैबिनेट के साथ युद्ध की रणनीति पर चर्चा। बैठक में कई बड़े अधिकारी शामिल हुए हैं। या तो इजरायल का प्रतिशोध हमास जैसा हिजबुल्लाह का क्या अंजाम करेगा इजरायल, सवाल तो यही है। गाजा की तरह लेबनान में ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, जैसा कि ऐलान भी किया गया है इजरायल की तरफ से। इजरायली सेना ने मोसाद के साथ मिलकर ब्लूप्रिंट बनाया और इजरायल ने सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। लेबनान बॉर्डर पर भारी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट किया गया है। आईडीएफ ने 6 एयरबेस को हमले के लिए तैयार किया है। 36 लड़ाकू विमान हमले के लिए हाई अलर्ट पर हैं और हिजबुल्लाह ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। यह इजरायल की तरफ से साफ कह दिया गया, दो टूक कह दिया गया। लेबनान में गाजा से भी भीषण जंग होनी तय है। कौन कह रहा है ये कह रहे हैं नेतन्याहू, यानी कि ये सिर्फ चेतावनी नहीं है बल्कि बड़े हमले का ऐलान है। और जंग के बीच इजरायल में गुटबाजी भी दिख रही है। गैलन की बयानबाजी से नेतन्याहू नाराज है। वॉर पर स्टेटमेंट देने का अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री का, ये पीएम ऑफिस की तरफ से कहा गया है। योव गैलन के बयान को लेकर ये नाराजगी। और आइए अब आपको बताते हैं कि इजरायल में क्यों पीएम और रक्षा मंत्री के बीच ये खटपट चल रही है। हुआ क्या है, तो घर में घिरे नेतन्याहू। जी हां, नेतन्याहू के यूएस दौरे के दौरान गैलेंट ने कई बड़े फैसले लिए, पहली बात। और हिजबुल्लाह के हमले के बाद गैलेंट ने सेना को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री गैलेंट ने आईडीएफ चीफ और मोसाद चीफ के साथ मीटिंग की और पीएम के गैर हाजिरी में गैलेंट ने कई इमरजेंसी बैठकें की। गैलेंट के एक्शन से नेतन्याहू के समर्थक नाराज हैं। इजरायल में वॉर कैबिनेट के हेड पीएम नेतन्याहू हैं और इजरायल में सिर्फ पीएम के पास जंग से जुड़े फैसले लेने का अधिकार है। तो ये असल विषय है, ये जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से निर्देश आया है उसको लेकर। और इस बीच एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के खिलाफ रूस की बड़ी तैयारी। सीरिया में ईरान के साथ युद्धाभ्यास, सीरिया में घातक हथियारों के साथ सैन्य ट्रेनिंग। दोनों सेनाओं ने डमी ठिकानों को बनाया निशाना। ड्रिल से अमेरिका इजरायल में टेंशन। तो सैन्य ड्रिल की गई है घातक हथियारों के साथ, दोनों सेनाओं के साथ डमी ठिकानों को निशाना बनाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूस की कैसी भी एंट्री होती है उसमें अमेरिका की टेंशन बढ़ना तय है। सीरिया में यह युद्धाभ्यास किया गया। रूस ने भी संकेत दिया है कि अगर इस जंग की आंच लेबनान के बॉर्डर के बाहर जाती है, यानी ईरान और सीरिया तक जाती है, तो रूस एक बड़े मददगार के तौर पर आ सकता है। वही फॉर्मूला जो अमेरिका ने यूक्रेन में लगाया है, लगभग वही फॉर्मूला रूस की तरफ से नजर आ रहा है मिडिल ईस्ट में। तब जबकि इजरायल एक बड़े जंग की तैयारी कर रहा है और अमेरिका इजरायल का सबसे बड़ा सपोर्टर, सबसे बड़ा समर्थक है, तो ऐसे में रूस की यह एंट्री कई सारे सवाल पैदा करती है। और बुलेटिन में अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में शिया सुन्नी के बीच हिंसा हुई है और हिंसा में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। खबर सामने आपके, हिंसा में 150 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। पाकिस्तान के कुर्रम में यह खूनी संघर्ष हुआ है। तो पाकिस्तान में यह जबरदस्त हिंसा हुई है शिया सुन्नी के बीच।
ये जो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये जंग के बीच की नहीं, किसी लड़ाई की नहीं, किसी युद्ध की नहीं, बल्कि पाकिस्तान में दो समुदाय के बीच झड़प की है। झड़प के बीच AK-47 से ऐसी गोलियां चली जैसे बॉर्डर पर दो देश की सेनाएं आमने सामने हों। दरअसल पाकिस्तान के कुर्रम में जमीन विवाद को लेकर पिछले 5 दिनों से जो हिंसा हो रही है, इस खूनी खेल में शिया और सुन्नी आमने सामने हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पड़ने वाला कुर्रम इलाका अफगानिस्तान बॉर्डर से लगता है, लिहाजा हिंसा में मोटा शेल और रॉकेट का भी इस्तेमाल हो रहा है। इस हिंसा में 30 लोगों की जान जा चुकी है और 150 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। वहीं पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन के बीच बलूच लोगों पर फायरिंग हुई है। ग्वादर कूच के दौरान बलूच लोगों पर फायरिंग हुई है और ग्वादर पहुंचने पर भी कहर बरपाया गया। फायरिंग में 14 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो फायरिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस फायरिंग में 14 लोग घायल हुए, यह भी बताया जा रहा है। ग्वादर पहुंचने पर यह फायरिंग शुरू हुई और बलोच लोगों के ऊपर ये फायरिंग शुरू हुई। पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है बलोच समुदाय की तरफ से और ऐसे में इस तरह की फायरिंग, इस तरह के हमले भी किए जा रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तानी पुलिस और सेना के द्वारा। और पाकिस्तानी फोर्स उन गाड़ियों के टायर पर फायरिंग कर रही है जिसमें सवार बलोच ग्वादर कूच कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बलोच के हौसले नहीं तोड़ पाए हैं। वहीं गोलियों के बौछार को चीरते हुए हजारों लोग ग्वादर पहुंच गए, लेकिन यहां पहुंचने के बाद उन पर फिर से कहर बरपाया गया, उन पर फिर से गोलियां बरसाई गई। ये तस्वीरें आप देखिए जिसमें कई लोगों की मौत हुई है, दर्जनों जख्मी हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पाकिस्तानी फोर्स ने सभा में शामिल लोगों पर गोलियां चलाई और ग्वादर में बलोच नेशनल गैदरिंग कार्यक्रम में शामिल हुए बलूची सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, जिन पर जगह जगह गोलियां बरसाई जा रही। खबर दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुई घटना से जुड़ी हुई। दिल्ली के राजेंद्र नगर में रात भर छात्रों का प्रदर्शन चलता रहा। कोचिंग सेंटर के बाद छात्रों का प्रोटेस्ट, इंसाफ की मांग को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन, लापरवाही के खिलाफ छात्रों ने खोला मोर्चा। छात्रों ने गुनहगारों पर कार्रवाई की मांग की है। तो छात्रों का प्रदर्शन, रात भर छात्र प्रदर्शन करते रहे और कोचिंग संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ये छात्र प्रोटेस्ट करने वाले। और आपको दिल्ली कोचिंग हादसे का एक नया वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे सड़क पर पानी भरा हुआ है, छात्र निकल रहे हैं, एक ठेले वाला भी जा रहा है, तभी अचानक वहां से एक थार गुजरती है और उससे पानी का बहाव अचानक से भर गया और ये देखिए ये जो बेसमेंट है वहां पानी घुसता चला गया। ये तेज रफ्तार से पानी घुसता चला गया, वहां तेजी से एक थार गुजरती है और उसके बाद से बेसमेंट में पानी भरना शुरू हो जाता है। करुणा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। करुणा, ये वीडियो हम देख रहे हैं, ये पता चल पा रहा है कि ये गाड़ी किसकी है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस गाड़ी के गुजरने के बाद से ही बेसमेंट में पानी भरता चला गया और हादसा इतना बड़ा हो गया। देखिए बिल्कुल रवि, अभी ये वीडियो जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया और जो अभी आप ये वीडियो दिखा पा रहे हैं, इसमें साफ नजर आ रहा है कि कैसे जिस जगह पर यहाँ पर मैं खड़ा और यहाँ पर देखिए ठीक पीछे ये वही कोचिंग सेंटर है जहां पर शनिवार की शाम को हादसा हुआ। ये पूरी जगह पानी से भरी थी, 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ था। गाड़ी निकलती और उसके बाद शीशे को तोड़ता हुआ जो पानी बेसमेंट में जाता है। इस वक्त आप देख पा रहे हैं जब यह हादसा, उसके बाद से कल से जो छात्र है जो यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट पर बैठे, पूरी रात बैठे रहे। छात्रों का कहना है कि हमने कुछ खाया पिया नहीं है, हम सोए नहीं है, सिर्फ हमारी मांग यह है कि जो हमारे साथी जिनकी मौत हुई है इस हादसे में उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, हालात में सुधार होना चाहिए। पोस्टर आप देख पा रहे हैं, जस्टिस की मांग की गई है। छात्रों का यह साफ कहना है कि ये जो मौत है वो सिर्फ इन छात्रों की नहीं बल्कि उस सिस्टम की हुई है जो कि इसके लिए जिम्मेदार है। मैं छात्रों से बात करना चाहूंगा, कौन आपको जिम्मेदार लग रहा है आपके साथियों की मौत के लिए? पहली बात तो यहाँ पे कि मतलब कोई अकाउंटेबल है नहीं, कोई रूल रेगुलेशन है नहीं। जैसे अंडरग्राउंड लाइब्रेरीज थी, ये भी बेसमेंट में चल रहा था, तो इसके लिए एमसीडी रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए थी। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार सबको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा ना। हमने हमारी डिमांड थी, कल डीसीपी साहब को पूरी हमारी डिमांड रख दी गई है और उन्होंने हमें टाइम दिया, कल रात दोपहर 12 बजे तक हम उसका वेट कर रहे हैं जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं हो रही। अच्छा, कल से मैंने देखा कुछ नेता आए हैं, स्वाति मालीवाल आई, बांसुरी स्वराज को हमने देखा, शैली ओबराय को देखा, उनके आने से उम्मीद है कुछ हो पाएगा आपको?
देखिए वो लोग बेशक 5 मिनट के लिए आ जाए, पर हम पूरे साल सफ़र करते हैं यहाँ पर। तो जो स्टूडेंट्स का एग्रेशन है, हम चाहते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर मोबिलाइज हो, स्टूडेंट्स अपना डिमांड रखे। पॉलिटिशियंस आ रहे हैं ठीक है, पर हम चाहते हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ढंग से आए, स्टूडेंट्स से बात करें। 3 मौतों के जिम्मेदार आपको कौन लग रहा है? किसकी गलती थी, किसकी लापरवाही थी? देखो आपने स्टार्ट करते हुए ही बोला था कि जो सिस्टम है, और सिस्टम में बहुत सारे लोग आते हैं, इंस्टीट्यूशन आता है, एमसीडी आता है, स्टेट आती है, पार्लियामेंट, सब लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। तो सिस्टमैटिक डेथ हुआ है इनका। सिस्टमैटिकली आप यहाँ पर देखेंगे इतना फ्लड हुआ था, कैसे हो सकता है? दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अच्छा, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मैं ये आपसे बात करना चाहूंगा। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एक जो इंस्टीट्यूट के कोऑर्डिनेटर है और एक जो मालिक है इस बिल्डिंग के। आपको लग रहा है ये गिरफ्तारी पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं सर जी। जो भी जिम्मेदार लोग हैं, सिर्फ 2 लोग जिम्मेदार नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें सिर्फ कोऑर्डिनेटर का ही दोष नहीं है, जो इसके ओनर है वो भी बराबर के जिम्मेदार है। क्योंकि आप वीडियोस में देख रहे हैं किस तरीके से इस पोश एरिया में बिल्डिंग के अंदर पानी जा रहा है, और सिर्फ 35 बच्चे थे, जबकि ये कहा जाता है कि इस बेसमेंट में कम से कम 100 बच्चे मतलब रोज प्रोटेस्ट करने बैठे हैं छात्र, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये शुरुआती गिरफ्तारियां काफी नहीं है। इस पूरे मामले में जो जिम्मेदार है और जिसकी जिम्मेदारी बनती है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया करुणा आपका हमसे जुड़ने के लिए।